हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आने वाली यूनिट 2 से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसका एक लेक्चर आ चुका है, तो इस लेक्चर के पहले आप उसे जाके देखिए। तो उस लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि गरीबी क्या होती है, गरीबी के मापन के लिए जो गरीबी रेखा होती है वो क्या होती है, वो सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो पहले आप उसको जाके देखिए। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में गरीबी का मापन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है वो गरीबी का मापन कैसे किया जाता था। सबसे पहले हम देखें तो दादा भाई नौरोजी, जिनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक में सबसे पहले उन्होंने 1868 में ये बुक आई थी, और इस बुक में उन्होंने बताया था कि गरीबी से संबंधित बात करी थी इस बुक में सबसे पहले उन्होंने, और ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर कमा पाता है तो वो गरीब नहीं है। मतलब अगर वो इतने भी रुपए नहीं कमा पा रहा प्रति वर्ष 16 से 35 रुपए के बीच में, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो इससे गरीबी से संबंधित सबसे पहली बात दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जो कि 1938 में बनी थी। और इस कमेटी में बताया गया था कि 15 से 20 रुपए प्रति माह अगर कोई व्यक्ति कमा पा रहा है तो वह क्या होगा, गरीब नहीं होगा। ठीक है। इस कमेटी को जो है वो इसकी अध्यक्षता यानी कि इसके जो चेयरपर्सन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1944 में आता है बॉम्बे प्लान। ये जो बॉम्बे प्लान था, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने तय किया था कि इंडस्ट्री के लिए कैसे हम बढ़ावा दें, क्या करें। तो उसके लिए तो उनकी बैठक हुई थी, साथ में उन्होंने गरीबी को लेकर भी बात कही थी। तो उनका ये मानना था कि यदि कोई व्यक्ति 75 रुपए प्रति वर्ष कमाता है, 75 रुपए अगर वो एक साल में कमा लेता है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ऐसे जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व लोगों ने अलग अलग, जैसे बॉम्बे प्लान देख लिया हम लोगों ने, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बात करी थी। तो ये स्वतंत्रता के पहले गरीबी के लिए जो है वो मापन इस तरह से किया जाता था। सबने अपना अपना बताया था कि अगर कोई व्यक्ति इतने रुपए कमाता है प्रति वर्ष तो वो गरीब नहीं है। पर अगर हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो गरीबी का मापन के लिए क्या प्रयास किया गया, तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि योजना आयोग विशेष समूह, जो कि 1962 में बना था, उसने क्या बताया, तो उन्होंने जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग बताया। ठीक है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो है वो गांव में सस्ती मिल सकती है तो शहरों में महंगी मिलती है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो गांव के लिए और शहरों के लिए अलग अलग इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और अगर वो 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाता है तो वो गरीब नहीं है। ऐसे ही उन्होंने शहरों के लिए भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो उस समय तो वो सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बना था, जिसने ये बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो 20 रुपए, और शहरी क्षेत्र के लिए देखें तो 25 रुपए प्रति व्यक्ति अगर प्रति माह कमाता है तो वो गरीब नहीं है। अभी तक हम जितना भी देख रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व देखा या स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक जब हमने देखा, तो अभी सिर्फ जो है वो आय पर बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है उसके आधार पे जो है वो गरीबी देखी जा रही है। हालांकि अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में गरीबी जो है वो खर्च करने के आधार पर, कि आप कितना जो है वो एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है वी एम दांडेकर एवं एन रथ कमेटी। ये जो कमेटी है वो 1971 में बनी है। ये जो कमेटी है, इट इज अ फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे डाटा। तो ये जो कमेटी है वो सबसे पहली सिस्टमेटिक असेसमेंट, क्योंकि इसके पहले हम देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है वो किसी ने भी पॉवर्टी का मूल्यांकन सही से किया नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो पहली कमेटी थी जिसने अच्छे से असेसमेंट किया और नेशनल सैंपल सर्वे जो है उसके डाटा का यूज किया गरीबी के मापन के लिए। अगर हम देखें तो इन्होंने गांव और शहर दोनों के लिए बताया कि अगर कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। मतलब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि कोई व्यक्ति कितना कमा पा रहा है, या ये उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है उसको जो है, मतलब जो वो खाना खाता है, जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह, मतलब जितना भी वो अपने खाने में ले पा रहा है, तो उससे उसको कितनी एनर्जी मिलना चाहिए, तो 2250 कैलोरी, मतलब कि इतना वो खा पाए, ठीक है, इतना वो कंज्यूम कर पाए कि 2250 कैलोरी उसको प्राप्त हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति इतना प्राप्त कर पाता है तो मतलब वो गरीब नहीं है। ये जो है वो सबसे पहली बार वी एम दांडेकर और एन रथ कमेटी ने बोला था, जो कि 1971 में बनी थी।
इसके बाद अगर हम देखें तो डॉक्टर वाई के अलग कमेटी 1977 में बनी थी। अब ये जो कमेटी है सिर्फ मेंस में ही नहीं है, ये अलग कमेटी से जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अलग कमेटी का संबंध किससे है। तो ये जो अलग कमेटी बनी थी, उन्होंने बोला कि देखो, गांव और शहर दोनों में व्यक्तियों के काम अलग अलग है। अगर गांव का व्यक्ति है तो वो ज्यादा जो है वो मतलब कि फिजिकल मतलब उसका जो श्रम है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, खेती वगैरह में काम करते हैं। जबकि शहरों के पास जो है, शहर में अगर कोई व्यक्ति है तो वो लोग ज्यादा श्रम नहीं करते। तो दोनों के श्रम में डिफरेंस है, इसलिए दोनों को एक जैसी एनर्जी चाहिए क्या, नहीं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कंज्यूम कर पा रहा है, और अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो 2500 नहीं 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर वो कंज्यूम कर पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो उन्होंने गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग बताया, ठीक है। तो जिनका उपभोग व्यय इन कैलोरी से कम है वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। मतलब अगर वो इतनी भी कैलोरी कंज्यूम नहीं कर पा रहा दिन में तो वो व्यक्ति फिर क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो ये जो है वो अलग कमेटी ने बनाया था। कब बनी थी ये, तो 1977 में बनी थी। आगे देखते हैं। अब आती है लकड़वाला कमेटी। ये जो लकड़वाला कमेटी है वो 1989 में बनी है। अब इसने जो है वो क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन तैयार करने की बात कही थी। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि देखो, जो प्राइस हम देखें कि जैसे एमपी की हम बात करें तो एमपी में जो प्राइस इंदौर में सामान की है वही प्राइस क्या बॉम्बे में भी होगी क्या, सब जगह अलग अलग होगी ना। जैसे जो रेंट अगर हम देखें कि इंदौर में किसी रूम का रेंट अगर 3000 4000 या 5000 लगता है, वहीं हम बॉम्बे में या बड़े शहरों में देखें दिल्ली में देखें तो उसका रेंट 10-15 हजार हो जाता है। मतलब एक जैसा खर्च हो पा रहा है क्या, नहीं। अगर खर्च अलग अलग है तो फिर उसके लिए जो है वो आपको पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग ही तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए लकड़ वाला कमेटी है उसने सबसे पहले ये रिकमेंडेशन दिया था कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को तैयार किया जाए। इसके बाद इन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाए। उन्होंने ये बोला कि भाई ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले कौन रहते हैं, कृषक रहते हैं, अधिकतर श्रमिक रहते हैं। तो उनके उनका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है पहले उसे देखा जाए, और शहरों में हम देखें तो जितने भी इंडस्ट्रियल लेबर काम करते हैं उनका देखा जाए, और उसके आधार पर फिर डिसाइड करें कि गरीबी रेखा क्या होगी। तो ये दो रिकमेंडेशन जो है वो किसने दी थी, लकड़ वाला कमेटी ने दी थी 1989 में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है तेंदुलकर कमेटी। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये कब बनी थी, 2005 से 2008 के बीच में। 2008 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस कमेटी ने माना कि हेल्थ और एजुकेशन को भी बेसिक नीड में, क्योंकि अभी तक हम क्या बोलते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आता है, रोटी कपड़ा और मकान, सिर्फ ये बात करते हैं। तो ये कमेटी ने पहली बार बोला कि बेसिक नीड में इन तीनों के अलावा और क्या आना चाहिए, हेल्थ भी आना चाहिए, क्योंकि हेल्थ भी बेसिक नीड है, और एजुकेशन भी जो है वो बेसिक नीड के अंतर्गत आता है। तो तेंदुलकर कमेटी है जिसने पहली बार बोला था कि हेल्थ और एजुकेशन को भी हम बेसिक नीड माने। साथ में इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात करी थी। अब ये समझना है क्या होता है, इसको कहते हैं मिश्रित संदर्भ अवधि। अभी तक हम जितना भी देख रहे थे वो या तो प्रति माह देख रहे थे या फिर प्रति वर्ष देख रहे थे कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है तो वो गरीब नहीं है। इन्होंने बोला कि सिर्फ हम एक वर्ष को देखकर या फिर सिर्फ हम एक माह को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना खर्च हो रहा है, और उसके आधार पर हम गरीबी रेखा डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने बोला कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मतलब हमको 30 दिनों का भी देखना पड़ेगा और हमको 365 दिनों का भी मतलब एक वर्ष का भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ सामान जैसे कि हम देखें कि जैसे कपड़े हैं, फुटवेयर है, एजुकेशन है, ठीक है ना, हेल्थ वगैरह है, तो इसमें जो है वो साल में एक बार खर्च हो रहा है, ठीक है। और कुछ सामान ऐसे हैं जो हमको डेली बेसिस पे लग रहे हैं, हर मंथ लग रहे हैं, जैसे फूड है, ठीक है ना, जैसे दूध है, आटा है, ऑयल है, ये सब हमको डेली बेसिस, फ्यूल वगैरह है वो डेली बेसिस पे लग रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि 30 दिनों के हिसाब से हम देखेंगे कि कितने रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होना चाहिए, और फिर एक वर्ष के हिसाब से भी देखेंगे कि व्यक्ति को जो है वो एक वर्ष में वो कितने रुपए खर्च कर सकता है, और इसके आधार पर फिर इनके एवरेज के आधार पर फिर देखा जाएगा कि गरीबी रेखा जो है वो क्या है, गरीबी रेखा किसे माना जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात करी, मतलब सिर्फ 365 दिन को ही आधार नहीं माना और ना ही 30 दिन को आधार माना, दोनों को बोला कि हमको 30 दिनों का भी देखना पड़ेगा कि व्यक्ति जो है वो एक महीने में कितने रुपए खर्च कर पा रहा है, और हमको 365 दिन मतलब एक वर्ष का भी देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो है वो एक वर्ष में कितना खर्च कर पा रहा है। इन दोनों को लेकर फिर हमको जो है वो गरीबी रेखा डिसाइड करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहला बोला था तेंदुलकर कमेटी ने। तो तेंदुलकर कमेटी ने ही सबसे पहले मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात करी है। आगे हम देखते हैं। अब आता है रंगराजन कमेटी, इंपॉर्टेंट है ये कमेटी कब आई थी, 2014 में आई थी ये कमेटी। इस कमेटी ने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग बताया। जैसे शहरी क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता कितनी है, तो 2090 किलो कैलोरी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2155 चाहिए। ऐसे इन्होंने प्रोटीन और वसा भी बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी कितनी प्रोटीन और वसा जो है वो लगेगी। अभी हमने देखा था तेंदुलकर कमेटी में कि उन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बताया था।
रंगराजन कमेटी ने जो है वो मॉडिफाइड मिक्स्ड डिफरेंस पीरियड की बात करी है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ हम 30 दिन देखकर, मतलब 1 माह देखकर या फिर 1 वर्ष देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि कितना खर्च हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो 7 दिन के अकॉर्डिंग, मतलब बार बार यूज में आती है, कुछ चीजें 1 माह के हिसाब से देखते हैं और कुछ चीजें 1 साल के हिसाब से देखते हैं। तो इसलिए उन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को मॉडिफाई किया और उसमें 7 दिन भी जोड़ दिए, कि मतलब हम 7 दिन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि कितना खर्च हो रहा है, फिर हम 1 माह के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितना खर्च हो रहा है, और फिर 1 वर्ष के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, फिर उन तीनों के आधार पर जो है वो एक गरीबी रेखा जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे 7 दिन में कौन कौन सी चीजें लगती है, व्यक्ति को वेजिटेबल्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, मीट लगता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि जल्दी खराब होने वाली होती है। ठीक है, तो मतलब जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है, हर 5वें 6वें दिन या 7वें दिन पड़ जाती है, तो इसलिए उन्होंने 7 दिन की बात करी। फिर कुछ चीजें जो 1 माह में हमको यूज में आती है, ठीक है, 1 माह में हम खर्च करते हैं जिसके लिए, और कुछ चीजें हैं जिनमें हम 1 वर्ष में एक बार जिसमें जिनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो उस आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो 3 पीरियड इसमें देखे जाते हैं, मतलब 7 दिन को भी इसमें जो है वो देखा जाएगा, फिर 1 माह को भी देखा जाएगा, और फिर 1 वर्ष को भी देखा जाएगा, और इन तीनों के आधार पर फिर गरीबी रेखा डिसाइड की जाएगी। इन्होंने ये भी बताया कि अगर गांव है तो उसके लिए 32 रुपए प्रतिदिन, और शहर है तो 47 रुपए प्रतिदिन खर्च अगर वो व्यक्ति कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा, ठीक है, मतलब उसे जो है वो गरीबी रेखा बनाया जाएगा, मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, NMPI। अगर हम देखें तो ये जो सूचकांक है इसको कौन निकालता है, तो नीति आयोग के द्वारा सबसे पहले इस सूचकांक को डेवलप किया गया था। इस सूचकांक में 12 पैरामीटर्स हमको देखने को मिलते हैं, और इसका पहला संस्करण 2021 में आया है। इस सूचकांक में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य को भी देखा जाता है। मल्टी डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग डायमेंशन को कवर किया है। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य को भी देखा है, इसमें शिक्षा को भी देखा है, और इसमें जीवन निर्वाह की चीजों को भी देखा है। जैसे हम देखें तो स्वास्थ्य का 1/3 भाग इसमें कवर किया जाता है, शिक्षा का भी 1/3 भाग, और जीवन निर्वाह का भी 1/3 भाग। अगर हम स्वास्थ्य में देखें तो पोषण देखा जाता है, बाल एवं किशोरावस्था को देखा जाता है, और मातृ स्वास्थ्य को देखा जाता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शैक्षिक वर्ष को देखा जाता है, और नामांकित बिंदु, मतलब कि क्या होता है कि कितने एनरोलमेंट हो रहा है स्कूल में। अगर हम जीवन निर्वाह की बात करें तो जीवन निर्वाह में संपत्ति को देखा जाता है, खाद्य ईंधन को देखा जाता है, स्वच्छता देखी जाती है, पेयजल देखा जाता है, विद्युत, आवास, बैंक खाता, और इन सभी के आधार पर फिर जो है वो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है। अभी आप लोगों का काम है कि ये जो है अभी नया संस्करण कब आया है, क्या इसमें रैंक रही है, वो आपको अपडेट करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि गरीबी निवारण के उपाय, तो बहुत सारे गरीबी निवारण के उपाय हो सकते हैं। जैसे कि पहला उपाय हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, क्योंकि अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, एक घर में 5 बच्चे हैं, तो एक घर में जिसमें 5 बच्चे हैं वहां पे क्या होगा, बर्डन ज्यादा होगा, तो वो परिवार ज्यादा गरीब होने की संभावना उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण करके गरीबी को कम किया जा सकता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच पाए सामान। तीव्र औद्योगिकरण करके, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। लघु कुटीर उद्योगों का विकास करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों को का विकास होगा तो गरीबी, मतलब क्या आएगा कि अगर रोजगार मिलेगा तो अपने आप गरीबी कम होगी। कौशल विकास करके, ठीक है ना, हम नई नई स्किल सिखा सकते हैं ताकि लोग अपना व्यापार खुद शुरू कर सकें। गरीबी निवारण कार्यक्रम चला के। इसके अलावा भी हम जितनी भी योजनाएं पढ़ते हैं जो कि जैसे हम मनरेगा पढ़ते हैं जो कि सबसे बड़ी योजना है जो कि रोजगार देती है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं बहुत सारे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को हम एक जगह लिख लें, जिसमें जितनी भी योजनाएं इनके लिए चलाई जा रही है, गरीबी निवारण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हो सकती है, उसको हम एक जगह लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने गरीबी वाला यानी कि पॉवर्टी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट किया है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। या तो आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी।